ऐसे ही का तमाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकरधर। शाम के 7 बज चुके हैं, समय हो गया है मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। आज की दिन की सबसे बड़ी खबर अंशुमान जी से जाने उससे पहले, अगर आपने अब तक मनी 9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की एक कॉल ज़रूर सुनिए और तत्काल अपने मोबाइल में इस ऐप को जगह दीजिए, क्योंकि बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट हर रोज़ तैयार होकर वहाँ सज रहा है, जो YouTube पर अवेलेबल नहीं है। YouTube पर आप ये शो ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे शोज़ हैं जो आपके काम के हैं, आपकी जेब से जुड़े हैं, आपकी ज़िंदगी से जुड़े हैं, जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तमाम देश के बड़े एक्सपर्ट हमारे साथ शोज़ में आ रहे हैं। उनकी बात सुनने के लिए, समझने के लिए आप मनी 9 का ऐप डाउनलोड कीजिए। चर्चा शुरू करते हैं मनी सेंटर पे। सर, आज दिन की सबसे बड़ी खबर कौन सी जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। अगर आपने ऐप अभी भी डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत अपने मोबाइल ऐप पर रखिए, क्योंकि हम कुछ और नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। एक शो के बारे में आपसे इस कार्यक्रम में और चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि वो शो आपके लिए क्यों खास है। पर आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि IMF ने भारत का ग्रोथ अनुमान घटा दिया है। इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ बांग्लादेश, भारत का एक और प्रमुख पड़ोसी, वित्तीय संकट में फंसता दिख रहा है। विदेशी मुद्रा की कमी दिखाई दे रही है, इसे भी हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ और ख़ास खबरें और ख़ास तौर पर एक एक्सक्लूसिव खबर, एक एक्सक्लूसिव जानकारी आज के मनी सेंट्रल में आपके लिए है, जिसे आपको शुभम बताएंगे। बिल्कुल। तो आज शो कहाँ से शुरू होगा और कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए आप देखिए ऑन द शो। शुरुआत होगी, कमज़ोर पड़ रहे हैं भारत में तरक्की के अनुमान। इसके बाद मनी 9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, खाने की थाली होगी और महंगी। रेपो रेट में कितनी बढ़ोतरी कर सकता है RBI, इस पर चर्चा करेंगे। किसे माना जाए मुफ्त रिवड़ियाँ, इस पर चर्चा होगी। गैस की खपत घटाएगा यूरोप, ऐसा यूरोप क्यों कर रहा है, कितनी खपत घटेगी, इस पर अंशुमान जी से चर्चा करेंगे। और कितना गहरा है बांग्लादेश का आर्थिक संकट, इस पर भी आज बातचीत होगी मनी सेंट्रल में। शुरुआत IMF के ग्रोथ अनुमान में कटौती से। महंगाई और ब्याज दरों को चुनौती मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने 2022-23 के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान में बड़ी कटौती की है। IMF ने भारत की ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान लगाया है। पहले 8.2% ग्रोथ का अनुमान था। इतना ही नहीं, अगले वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए भी IMF ने भारत का ग्रोथ अनुमान घटाया है और इसे घटाकर 6.1% कर दिया है। सर, इससे पहले कल सर्वे आया था ब्लूमबर्ग का, उसमें बोला गया था कि भारत में रिसेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। अब IMF ने ग्रोथ अनुमान घटाया है, अगले साल के लिए भी घटाया है। कैसी ग्रोथ की पिक्चर बनती देख रहे हैं आप भारत के आर्थिक विकास के मोर्चे पर? शुभम, भारत के ग्रोथ के आंकड़े कई अलग अलग एजेंसियों से आए हैं और अब हमारे पास एक समग्र पिक्चर दिख रही है, जिसे हम उस आंकड़े की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे जो कल ब्लूमबर्ग ने दिया था। और हमने कल अपने कार्यक्रम में ब्लूमबर्ग के उस सर्वे पर चर्चा इसलिए नहीं की थी क्योंकि हमें पता था कि IMF के आंकड़े आ जाने वाले हैं, ताकि हमें समझ सकें कि पूरा परिदृश्य किस तरीके का है। पहले हम IMF को अंतर्राष्ट्रीय नज़रिए से देखें। IMF ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में क्या कहा है, क्योंकि उसी संदर्भ में हम समझेंगे, क्योंकि भारत भी उसी नाव में सवार है जिसमें दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाएं हैं। IMF ने अपने अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में जो अनुमान है वो 3.2% का रखा है। इसमें काफ़ी गिरावट है। 3.6% का फोरकास्ट फंड ने इससे पहले किया था अप्रैल में, यानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में करीब 40 बेसिस पॉइंट की विश्व की आर्थिक विकास दर में गिरावट आएगी। भारत की आर्थिक विकास दर में तेज कटौती दिखाई दे रही है, 7.4% के आसपास। हालांकि शुभम, IMF का अनुमान आश्चर्यजनक बात है कि रिजर्व बैंक से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की नब्ज पर करीब से उंगली रखता है और वो ये मान रहा है कि भारत की आर्थिक विकास दर इस वित्त वर्ष में 7.4% भी नहीं होगी, 7.2% के आसपास होगी। कल एक अनुमान आया था कि भारत के मंदी में जाने की संभावना नहीं है। भारत के मंदी में जाने की संभावना पहले से भी नहीं थी, पर इन आकलनों की रोशनी में अगर आप देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में इस साल अभी और अनुमान आएंगे। अभी हम
आधे साल के बीच में पहुंचे हैं। अगले क्वार्टर के बाद इन अनुमानों में और गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि अगर आप अगले साल का अनुमान देखें जो IMF दे रहा है वो काफ़ी कम है, 6.1% का है, और उसमें लगातार गिरावट आ रही भी है। ADB ने भी भारत के अनुमान में कमी की थी। तो भारत की आर्थिक विकास दर अगर हम औसतन देखें शुभम, तो इस साल 7% के आसपास रहने की संभावना है, 7 से 7.2% के आसपास रहने की संभावना है। यानी कि हम पिछले साल जितने नुकसान के बाद बाहर उभरे थे हम वहीं खड़े होंगे। एब्सोल्यूट टर्म्स में भारत की आर्थिक विकास दर लगभग उतनी ही रहेगी। रिकवरी के बाद इसमें जो तेज बढ़ोतरी है, जो तेज रिवाइवल दिखाई दे रहा था, उसकी संभावना हमें इस साल कम दिखाई देती। अगले साल के अनुमान में कमी ज़्यादा चिंता पैदा करती है, क्योंकि अगले साल के अनुमान में कमी का अर्थ यह है कि महंगाई में बढ़ोतरी, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो दबाव है उसका जो लंबा और दीर्घकालीन असर है वो अगले वित्त वर्ष में हमारे पास दिखाई देगा। हमें याद दिलाना चाहेंगे कि IMF लगातार भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की पोटेंशियल GDP ग्रोथ रेट बेहतर होनी चाहिए, यानी महंगाई कम हो और आर्थिक विकास दर ज़्यादा हो, तभी हम आगे जा पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में फिलहाल अगले 3-4 साल के लिए अगर आप लंबी अवधि का अनुमान देखें तो भारत की आर्थिक विकास दर में 6 से और 7.5% के आसपास की औसत विकास दर रहेगी, यानी हमें 9-10% की मंजिल के लिए काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी आर्थिक विकास दर के सुस्त पड़ने के अनुमान चारों तरफ हैं। ऐसे में अगर आप डबल डिजिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो वो दूर की कौड़ी है, ये बात बिल्कुल सही है। अब समय मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। आपके खाने की थाली में आटा पहले से ही महंगा हो रहा था, सब्जियां महंगी हो रही थी, लेकिन अब इसमें एक नाम और जुड़ गया है, वो है दालों का। कितनी महंगाई है, क्यों है, ये बता रही है मनोज कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। तेल, सब्जी और ईंधन ने रसोई का बजट पहले ही बिगाड़ रखा है और इस लिस्ट में अब दालें भी शामिल हो गई हैं। जुलाई के दौरान देश के अधिकतर शहरों में दालों की महंगाई बढ़ी है। अरहर दाल की कीमतों में 4 से लेकर 12% तक का उछाल आ चुका है, जबकि उड़द दाल का भाव 3 से 13% तक महंगा हो गया है। दालों की ये महंगाई तब है जब देश में रिकॉर्ड उपज है और आयात पर निर्भरता न के बराबर बची है। फसल वर्ष 2021-22 के दौरान देश में 277.5 लाख टन दलहन का उत्पादन हुआ है, जो अब तक का सबसे अधिक उत्पादन तो है ही, साथ में हल्के फुल्के आयात के साथ घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में करीब 23 लाख टन अधिक दलहन का उत्पादन हुआ है। ऊपर से खरीफ दलहन का बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य इस साल किसानों को दाल खेती के लिए प्रेरित कर रहा है, जिस वजह से खरीफ दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले आगे बढ़ गया है और ये बढ़ा हुआ रकबा दाल उत्पादन बढ़ने की उम्मीद को मजबूत कर रहा है। कृषि मंत्रालय के आंकड़े को देखें तो 22 जुलाई तक देश भर में 90.69 लाख हेक्टेयर में दालों की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 85.16 लाख हेक्टेयर में फसल लगी थी। हालांकि पिछले कुछ समय से देश से दाल निर्यात में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और ये बढ़ा हुआ निर्यात घरेलू सप्लाई को सीमित कर रहा है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश से रिकॉर्ड 4.1 लाख टन दलहन का निर्यात हुआ है और इस साल दलहन निर्यात की गति पिछले साल से भी तेज है। इस साल अप्रैल और मई के दौरान ही करीब 1.90 लाख टन दलहन एक्सपोर्ट हो चुका है, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। पिछले साल अप्रैल और मई के दौरान सिर्फ 36,829 टन दलहन का एक्सपोर्ट हो पाया था। दलहन का ये बढ़ा हुआ निर्यात ही कीमतों को हवा दे रहा है और किचन का बजट बिगाड़ने लगा है। ऐसी आशंका है कि नई फसल आने तक दलहन के बढ़े हुए भाव से राहत मिलने की उम्मीद कम है और मंडियों में नई फसल की आवक सितंबर के बाद ही बढ़ेगी। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। देश में मानसून सीजन लगभग आधा खत्म हो चुका है और पूरे देश में अब तक सामान्य के मुकाबले 11% अधिक बरसात हुई है, लेकिन बरसात का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। जी हाँ, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर सामान्य से बहुत ज़्यादा बरसात हुई है, जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बरसात की भारी कमी है। तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान
मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में सामान्य से बहुत कम बरसात दर्ज की गई है। ये सभी राज्य ऐसे हैं जो खरीफ फसलों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और बरसात का अधिक होना या कम होना दोनों ही फसलों के लिए खराब है। सर, इस असंतुलित मानसून का महंगाई पर कितना असर पड़ेगा? अब आटे दाल का भाव हमें अब समझ में आने लगा है। हमने इसी मनी सेंट्रल में शुभम चर्चा की थी गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी पर, जिसमें कि हमने 10-12 दिनों में गेहूं की कीमतों में भारत की मंडियों में तेज बढ़त देखी थी। यानी गेहूं के भंडारों पर दबाव और रबी की फसल में गेहूं के उत्पादन का असर हमें इस साल की महंगाई पर दिखाई देने लगा है और ये महंगाई के आंकड़े में रिफ्लेक्ट होगा। दालों की महंगाई विशुद्ध रूप से खरीफ की बुवाई पिछड़ने के कारण निकली है। हालांकि सरकार ने अभी तक खरीफ की बुवाई के आंकड़े नहीं दिए हैं। मानसून सामान्य होने के आंकड़े एक तरफ है, पर मानसून का जो हम लगातार कहते हैं कि अलग अलग राज्यों में जो वितरण है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे देश में औसत वर्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में जहाँ बड़ा उत्पादन होता है, छत्तीसगढ़ में जहाँ खरीफ की बड़ी पैदावार होती, वहाँ मानसून की स्थिति क्या है। और इसमें दो फसलें महत्वपूर्ण रूप से महंगाई पर दबाव बनाती दिख रही हैं, जो अभी तक के सरकारी आंकड़े हमारे पास खरीफ की बुवाई के लिए दिखाई दे रहे हैं। तुअर, जिसकी अरहर की दाल की बात मनोज कुमार की स्पेशल रिपोर्ट में आपने देखी है, उसकी बुवाई में पिछले साल की तुलना में करीब 20% की कमी दिखाई दे रही है खरीफ में, और इसलिए हमें उसका सीधा असर तुअर की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। और दूसरा है पैडी या धान, जो कि खरीफ की सबसे मुख्य फसल है। उसकी बुवाई लगातार पिछड़ी हुई है और लगातार मनी सेंट्रल में कह रहे हैं कि अब 17 से 18% के आसपास की कमी सोइंग में हमें खरीफ में दिखाई दे रही। अब चूंकि मानसून धीमे धीमे अपने अगले चरण की तरफ बढ़ रहा है और बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ये रिकवरी वापस आने की उम्मीद इसी में है कि अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते अगर और बारिश बेहतर हो जाए। पर हमने सामान्य से ज़्यादा अतिवृष्टि देखी है इस दौरान, और कई सारे प्रमुख राज्यों में जहां खरीफ की फसलें होती हैं वहां या तो पानी बिल्कुल नहीं बरसा है या इतना बरसा है कि खेती नहीं हो सकती है। इसलिए अभी आप देखेंगे अगले 1 हफ्ते के भीतर, 2 हफ्ते के भीतर भारत में खरीफ की फसल के महंगाई पर असर के अनुमान आना शुरू हो जाएंगे, जिस पर हम मनी सेंट्रल में लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं। खासतौर से दाल और चावल और पैडी की कीमतों में, धान की कीमतों में हमें बढ़ोतरी की गुंजाइश दिखाई देती है। ऑयल सीड्स की बुवाई बहुत रिकॉर्ड नहीं है, पर पिछले साल के लगभग बराबर है, 5% के आसपास है। बाकी और फसलों की बुवाई खरीफ के दौरान अभी तक ठीक रही है। मोटे अनाजों की बुवाई ठीक रही है। कॉटन अच्छी स्थिति में है बुवाई की दृष्टि से, लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण फसलें ऐसी हैं। और दाल की महंगाई लंबे समय बाद आ रही है। काफ़ी लंबे समय बाद हम दाल की महंगाई को आता देख रहे हैं, और ये दाल और खाद्य तेल की महंगाई का सीज़न हमेशा खरीफ के मौसम के साथ या त्योहारी मौसम के साथ, फेस्टिवल सीज़न के साथ शुरू होता है। तो खरीफ के मानसून ने इस बार उतना उस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को मदद अभी तक नहीं दी है जैसी कि उम्मीद की जा रही थी। बिल्कुल, और सामान्य मानसून अगर आपको दिखाई पड़े, सुनाई पड़े खबरों में, तो मानसून से ज़्यादा खरीफ की फसलों के उत्पादन, उनकी बुआई को लेकर चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि महंगाई यहीं से निकलती है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर अमेरिकी सेंट्रल बैंक आज रात फैसला करेगा। बाजार के जानकार मान रहे हैं कि यूएस फेड ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक पर भी कर्ज महंगा करने का दबाव होगा। कितना बढ़ेगा, ये अंशुमान जी समझेंगे। पॉलिसी दरों पर फैसला करने के लिए अगले हफ्ते रिजर्व बैंक की बैठक होगी। इस बीच देश में कॉल रेट की दर रेपो रेट से ज़्यादा हो गई है। मंगलवार को कॉल रेट 5.5% देखा गया, जबकि रेपो रेट 4.9% है देश में। कॉल रेट कौन सी दर होती है, ये आपको बता दें कि कॉल रेट वो दर होती है जिस पर एक बैंक दूसरे बैंक से कर्ज लेता है, और जब ये दर बढ़ती है तो जो छोटी अवधि के कर्ज होते हैं वो सामान्य रूप से महंगे हो जाते हैं। सर, भारत में ब्याज दर कितनी बढ़ सकती है? क्या ये फेड के डिसीजन से ही तय होगा? हाँ, ये फेड के डिसीजन से तय होगा, पर ये जो कॉल रेट बढ़ी है, ये किस्म का इन्वर्टेड यील्ड कर्व भारत के बाजार में भी दिखाई देने लगा है, जहाँ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कम हैं और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हैं, जो कि कॉल मनी मार्केट की रेट है, जिसमें बैंक एक दूसरे बैंक को कर्ज देते हैं। और इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ से संकेत मिल रहे हैं कि एक तो बाजार में लिक्विडिटी ड्राई हो रही है, कम हो रही है, इसके कारण छोटी अवधि के कर्जों की मांग बढ़ रही है, और दूसरा ये कि बाजार इस बात का संकेत दे रहा है कि फेडरल रिजर्व की तरफ से 75 या 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी आने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक भी 25 से 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कम से कम ब्याज दरों में कर सकता है। उसकी एक बड़ी वजह रुपए को सहारा देना होगा, लेकिन पूरी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ने का भी क्रम शुरू हुआ है, भी 1-2 चरण और आएंगे, और इसलिए भारत के कॉल मनी मार्केट में या जो इंटर बैंक मनी ट्रेडिंग मार्केट है, वो मार्केट इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। और अगर आप रेपो रेट और कॉल रेट के बीच का फर्क देखें तो लगभग उतना ही है शुभम, जितनी
रेपो रेट में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। 4.9 से 5.5 के बीच में, आधा फीसदी के आसपास का मार्जिन है और आधा फीसद की ही बढ़ोतरी की उम्मीद आरबीआई की मौद्रिक नीति में की जा रही है। मंगलवार को शुरू हुई 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी आज खत्म हो सकती है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि मंगलवार को 1,45,000 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां आ चुकी हैं और अधिकतर बोलियां 700 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम के लिए आई हैं। सरकार की तरफ से स्पेक्ट्रम का आवंटन 14 अगस्त तक पूरा होने का अनुमान है और सितंबर में 5G सेवाएं शुरू हो सकती हैं। सर, 700 मेगाहर्ट्ज पर सबसे ज़्यादा बोलियां आई क्यों? 700 मेगाहर्ट्ज का एक दिलचस्प किस्सा है। 2016 और 2021 में जब सरकार ने स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया था तो इसी बैंड को बिल्कुल बोलियां नहीं मिली थी, सबसे पिछड़ा हुआ बैंड था। लेकिन अब जब 5G की तरफ कंपनियां जा रही हैं तो 700 मेगाहर्ट्ज एक ऐसा बैंड है जो हाई डेंसिटी के इलाकों में, जिस खासतौर से शहरी इलाकों में जहां 5G की सर्विस का टारगेट पहले होगा, जहां पर ज़्यादा सघन लोग रहते हैं, सघन बस्तियाँ हैं, ट्रैफिक है, वहाँ 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड ही सबसे अच्छा 5G बैंड माना जाता है, क्योंकि इसके जरिए आप बेहतर और हाई स्पीड डेटा सर्विस दे सकते हैं। और इसलिए इस बैंड के लिए सबसे ज़्यादा बोलियां आई हैं। लगभग इस बैंड ने सभी 22 सर्किल्स में 39,000 करोड़ रुपए के आसपास की बोलियां कलेक्ट की हैं अब 700 मेगाहर्ट्ज के बैंड ने, और इसी के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड होने की ज़रूरत थी। इसके अलावा टोटल करीब 72 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम इस बोली में सामने रखा गया था। असम, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के सर्किल में 800 मेगाहर्ट्ज के बैंड के लिए सबसे ज़्यादा कंपटीशन हमें दिखाई दिया आज तक की रिपोर्ट के हिसाब से। और उड़ीसा, उत्तर प्रदेश ईस्ट, उत्तर प्रदेश पूर्व के सर्किल में 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए काफ़ी प्रतिस्पर्धा दिखी है। बिहार, हरियाणा, केरल, वेस्ट बंगाल, पंजाब के सर्किल में 2100 मेगाहर्ट्ज के बैंड के लिए कंपनियों ने ठीक ठाक बोलियां लगाई हैं। लेकिन सारा दांव, सारी पूंजी या सारी बिट्स 700 मेगाहर्ट्ज के बैंड पर लगा रही हैं, जिससे आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि 5G लाने वाली कंपनियां पहले शुरुआत में शहरों को लक्ष्य बनाएंगी, वहां नेटवर्क देंगी और वहां जहां पर ज़्यादा ट्रैफिक है, ज़्यादा डेंसिटी है, ज़्यादा करीब लोग रहते हैं, वहां 5G की सेवाओं की तैयारियां इसके बाद शुरू होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि सरकार की तरफ से लोगों को दी जाने वाली मुफ्त सेवाओं के बारे में वित्त आयोग से जानकारी लें। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वित्त आयोग से पता करें कि मुफ्त योजनाओं के लिए राज्यों को किए जाने वाले पैसे का आवंटन को रेगुलेट किया जा सकता है या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में ही मुफ्त योजनाओं को रेवड़ियां कल्चर बताते हुए उसे विकास में रोड़ा बताया था। सर, अब ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है कि रेवड़ियां माना किसे जाए, क्योंकि एक तरफ फ्री राशन भी बट रहा है और दूसरी तरफ हम उसको रेवड़ियां कल्चर भी कह रहे हैं, माना किसे जाए? शुभम में अच्छी बात है कि जो फ्रीबीज हैं या जो बजट से या खजानों को नुकसान पहुंचाकर जो मुफ्त चीज़ें बांटी जाती हैं, जो अंततः उन्हीं लोगों पर भारी पड़ती हैं, क्योंकि बाद में उनसे तरह तरह से टैक्स वसूल कर उसकी भरपाई की जाती है। सरकारें या सरकारों के नेता जिस तरीके की घोषणाएं कर देते हैं और उसके बाद वापस में वो टैक्स पेयर्स पर आती हैं, इस पर कम से कम एक बहस तो शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया है। सरकारें आमतौर पर सुनेंगी नहीं, क्योंकि लोक लुभावन दबाव हमेशा भारत की राजनीति में राजकोषीय संतुलन और राजनीतिक लोक लुभावनवाद दो एक ही सिक्के के दो अलग अलग चेहरे हैं। एक राजनेता जब रैली में होता है तो कुछ दूसरी बात बोलता है और जब वो कहीं बुद्धिजीवियों के बीच बैठा होता तो दूसरी बात बोलता, तो व्यवहारिक रूप से ये परिस्थिति हमेशा से हमें दिखाई देती है। पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बात कही उसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता सुझाया है कि जो फ्रीबीज हैं या जो नुकसान पहुंचाने वाली रियायतें, उन पर बातचीत करने की या उन पर विचार करने की जिम्मेदारी वित्त आयोग को दी जाए। और एक अच्छा सुझाव है, क्योंकि वित्त आयोग राज्यों और केंद्र के बीच की संस्था है और वो इस पर सुझाव दे सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा शुभम कि बाकी राजनीतिक दलों से भी बात की जाए। लेकिन ये नई बहस नहीं है। भारत की में ये बहस पिछले 15-16 साल से, खासतौर से 2005-6 के बाद से चल रही है कि भारत में दो तरीके की सब्सिडी हैं, एक मेरिट सब्सिडीज़ और एक नॉन मेरिट सब्सिडीज़। ऐसी सब्सिडीज़ जिनकी ज़रूरत है, या माना जाता है कि जैसे आप गरीबों को सस्ता अनाज दे रहे हैं या एजुकेशन सस्ती कर रहे हैं या हेल्थ केयर सस्ता कर रहे हैं, इन्हें मेरिट सब्सिडीज़ में माना जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी तमाम घोषणाएँ, जिसमें कि आपको सस्ती बिजली देने से लेकर लोगों को लोन माफ़ी देना और उन्हें बहुत सारी और रियायतें, तरह तरह के लैपटॉप बांटना, मोबाइल फ़ोन बांटना, और सब करते हैं। ये ऐसा बाजार है जिसमें सारे लोग, इसी तरीके की हर राज्य सरकार, हर पार्टी की सरकार आगे खड़ी रहती है। जो आंकलन उस हिसाब से करीब 5.7% नॉन मेरिट सब्सिडीज़ हैं जीडीपी की इंडिया में। 6% के आसपास ऐसी राशि है जो जीडीपी की तुलना में ऐसी सब्सिडीज़ पर दी जाती है जिन्हें आप
फ्रीबीज की कैटेगरी में डाल सकते हैं। हालांकि फ्रीबीज की कोई परिभाषा नहीं है, ये राजनीतिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला, रेवड़ी राजनीतिक रूप से प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। पर मेरिट और नॉन मेरिट सब्सिडीज का आकलन केंद्र सरकार के पास उपलब्ध है, इस पर शोध भी उपलब्ध है, केंद्र सरकार के अपने आंकड़ों में भी उपलब्ध है। और इसमें सबसे बड़ा और अधिकांश हिस्सा राज्य सरकारों की तरफ से दिए जाने वाले सब्सिडी कार्यक्रमों का है। यदि सरकारें इसमें कटौती कर सकती हैं और इसे कम किया जा सकता है तो कम से कम जीडीपी के 4% से 5% के आसपास का पैसा बचाया जा सकता है। और ये बचत समझदारी के साथ कुछ ऐसी स्कीमों में ले जाई जा सकती है जहां आप लोगों को फ्री हेल्थ केयर दे सकते हैं, जहां आपको बुजुर्गों को मुफ्त पेंशन दे सकते हैं, कुछ ऐसी बड़े सोशल सर्विस प्रोग्राम में लाया जा सकता है जहां भारत का वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य सही ढंग से उन लोगों की मदद कर सके जिन्हें मदद की ज़रूरत है। पर सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बौद्धिक रूप से बहस बहुत अच्छी है, पर व्यवहारिक रूप से राज्य सरकारें या राजनीतिक दल कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि चुनाव जीतने से पहले उन्हें ऐसी घोषणाएं करना ज़रूरी है। रूस की तरफ से नेचुरल गैस की सप्लाई में कटौती की आशंका को देखते हुए यूरोपियन यूनियन के देशों ने नेचुरल गैस खपत घटाने का मन बनाया है। यूरोपियन यूनियन के 27 देश मार्च 2023 तक अपनी गैस खपत में 15% की कटौती करेंगे। ये कटौती अगस्त से लागू हो जाएगी। उधर जर्मनी में दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी बासफ ने गैस की कमी की वजह से अमोनिया उत्पादन में प्रभावित होने की आशंका जाहिर की है। रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी अमोनिया उत्पादन में कटौती कर सकती है। जर्मनी के पास रूस की गैस की सप्लाई के विकल्प के तौर पर एक भी नेचुरल गैस टर्मिनल नहीं है। सर, गैस कटौती में कहा गया 15% कटौती कैसे लागू होगी, क्या प्लान है? अब इस प्लान पर यूरोप के सारे देश सहमत हुए हैं, हंगरी को छोड़कर, और सारे देशों ने एक सूची बनाई है जिसमें जो सबसे इमरजेंसी सेवाएं हैं उन्हें अलग रखते हुए गैस की बाकी खपत में कमी की जाएगी। दरअसल यूरोप में अब असली चुनौती शुरू हो रही है, क्योंकि पुतिन अब गैस को अपनी असली ताकत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरोप में सर्दियाँ काफ़ी भयानक और काफ़ी मुश्किल भरी होने वाली हैं। इस बात का अंदाज़ यूरोपियन यूनियन के नेताओं को पहले से ही है, क्योंकि गैज़प्रॉम ने फिर से अपनी आपूर्ति में कटौती की है और कहा है कि उसे 20% तक घटाकर ले आएंगे। धीमे धीमे यूरोप से पुतिन को जाने वाले पैसे में या संसाधनों में भी कमी आ रही है, क्योंकि पुतिन ने शर्त रखी थी रूबल में पेमेंट की। यूरोप के देश भी मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि उन्हें अब पुतिन पर निर्भरता खत्म करनी पड़ेगी। तो अब सबसे कठिन दौर यहाँ से शुरू हो रहा है। और जैसा हमने मनी सेंट्रल की पहली चर्चाओं में भी कहा था कि यूरोप ने इस पर काम अप्रैल से ही शुरू कर दिया था, अप्रैल मई से ही शुरू कर दिया था कि गैस की राशनिंग की एक कार्ययोजना बनाई जाए, क्योंकि बड़ा समूह है और बड़ा समूह इस सहमति पर आया है कि 15% की कटौती अगले 3 महीनों में गैस के लेवल पर की जाएगी। ज़रूरी सेवाओं को गैस मिलती रहेगी और इसका सीधा असर हमें उद्योग पर दिखाई देगा। और उसमें खासतौर पर BASF और यारा जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं, SKW जैसी जो बड़ी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, जो यूरोप से पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर की आपूर्ति करती हैं, उसके कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। BASF ने अपने आउटपुट को पिछले साल ही घटाया था और अब उसे और कम करने जा रहा है। इसी तरह यारा का जो फर्टिलाइजर उत्पादन है उसमें भी कमी आने की संभावना है। अब ये लड़ाई हमें वापस अंतर्राष्ट्रीय महंगाई की तरफ ले जाएगी, क्योंकि फर्टिलाइजर की कीमतों में बढ़ोतरी हमें दिखाई देगी। यूरोप में गैस की कटौती की वजह से हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का एक और नया दौर, राशनिंग के कारण एक नया दौर सामने दिखाई दे रहा है। सर, इसका असर यूरोप में महंगाई पर भी होगा, क्योंकि वहाँ तो महंगाई से भी सब बुरी तरह टच रहे हैं। अब नेचुरल गैस में कटौती होगी, कीमतें भी बढ़ सकती हैं, तो आपको लगता है महंगाई पर भी असर होगा? और यूरोप में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब यूरोप की सरकारें कितनी सब्सिडी दे पाएंगी अपनी यूटिलिटी बिल्स के ऊपर, क्योंकि यूटिलिटी बिल्स वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है। और यूरोप में गैस की मांग केवल बिजली उत्पादन के लिए या खाना बनाने के लिए नहीं है, हीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए इस बात की कोशिश की जा रही है, और अभी LNG की आपूर्ति उस रूप से सामान्य नहीं हो पाई है। तो इसके लिए एक बड़ा प्लान यूरोपीय यूनियन के देशों ने अलग अलग देशों की ज़रूरतों को ध्यान में रख के तय किया है। लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर पर अगले 6 महीने यूरोप के देशों के लिए, 6-7 महीने यूरोप के देशों के लिए, जब तक उनके पास गैस की आपूर्ति का कोई समानांतर विकल्प तैयार नहीं हो जाता, यूरोप के देशों में महंगाई की दृष्टि से भी और गैस की शॉर्टेजेस के भी होने वाले हैं। और इसके लिए यूरोप की सरकारें अपने आप को तैयार कर रही हैं, वो ब्रेस कर रही हैं कि उसे कैसे फेस किया जाए। श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद भारत का एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश भी आर्थिक संकट में फंसता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश ने बजट ज़रूरत के लिए IMF से $4.5 अरब कर्ज की मांग की है, और इसके लिए बांग्लादेश के वित्त मंत्री की तरफ से रविवार को IMF निदेशक को पत्र लिखा गया। बांग्लादेश में चालू खाते घाटे का
बढ़ना लगातार और विदेशी मुद्रा भंडार का गिरावट आना दोनों चिंता के विषय बने हुए हैं। सर, बांग्लादेश की पूरी क्राइसिस क्या है, कहाँ से शुरू हुई? बांग्लादेश में अब महत्वपूर्ण क्राइसिस जो दिख रही है हमें, वो विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के तौर पर आ रही है। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई में में करीब 39 बिलियन डॉलर रह गया, जो पिछले साल 45 बिलियन डॉलर था, यानी उसमें तेज गिरावट आई। अभी भी 39 बिलियन डॉलर है, जो 5 महीने के इंपोर्ट्स के लिए पर्याप्त है। तो पहला काम बांग्लादेश की सरकार ने क्या किया है कि, और जो बांग्लादेश के अंदर जो भी महत्वपूर्ण चीज़ों के इंपोर्ट हैं, खासतौर से लग्जरी चीज़ों के इंपोर्ट हैं, फ्रूट्स के, नॉन सीरियल फूड्स के इंपोर्ट हैं, कैंड प्रोसेस्ड फूड का आयात है, इसको सबको रोक दिया गया है ताकि विदेशी मुद्रा की निकासी या उसका प्रवाह रोका जा सके। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ बांग्लादेश में ये की गई कि बांग्लादेश में चूंकि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है और बांग्लादेश को फ्यूल का इंपोर्ट भी करना पड़ता है, तो बांग्लादेश ने अपने यहाँ डीजल से चलने वाले जितने बिजली के उत्पादन के प्लांट हैं उनको ग्रिड से ऑफ कर दिया, यानी उन्हें ग्रिड से हटा दिया है। ऐसे प्लांट वहाँ पर बिजली की बड़ी आपूर्ति के स्रोत थे बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी में, और इसलिए बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी की कटौती शुरू हो गई है, बिजली की कटौती शुरू हो गई है और बिजली की दरें बढ़ना शुरू हो गई हैं। एक पूरा सीरीज पैकेज बांग्लादेश की सरकार ने ऑस्टेरिटी मेजर्स का या खर्च में कमी का लागू किया है। बांग्लादेश की सरकार ने शायद श्रीलंका की परिस्थिति से, पाकिस्तान की परिस्थिति से पहले ही नसीहत ले ली थी और इसकी कोशिशें पहले से शुरू हो गई थी। बिजली की कटौती के जो आंकड़े में मिल रहे हैं उससे करीब 1500 मेगावाट की कैपेसिटी, जनरेशन कैपेसिटी ग्रिड से बाहर हो गई है, ऑफ ग्रिड हो गई है, और इसलिए गैस फायर्ड प्लांट और जो डीजल से चलने वाले प्लांट हैं वो सब अब बंद पड़े हुए हैं। 13 घंटे के आसपास की बिजली आपूर्ति बांग्लादेश में की जा रही है, बाकी बिजली की कटौती की जा रही है। कोशिश ये है कि बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार 5 महीने से अगर नीचे जाता है तो बांग्लादेश की करेंसी पर भी, क्योंकि छोटा देश है और उसकी करेंसी पर बड़ा दबाव बनेगा, तो एक तीसरा और देश है भारत के पड़ोसियों में जो अब वापस IMF की मदद लेने की स्थिति में है। हालांकि बांग्लादेश का संकट श्रीलंका और पाकिस्तान के संकट जैसा नहीं है, पर छोटी अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह युद्ध, ये महंगाई और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाली मंदी काफ़ी भारी पड़ सकती है। और ये बात लगातार चेतावनियों के तौर पर कही जा रही है कि हम अब मंदी की सुरंग में प्रवेश कर रहे हैं और इस सुरंग में बड़े देश थोड़ा सा छिलकर कटकर बाहर निकलेंगे, पर जो छोटे देश हैं श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे, जो 5-6 महीने, 7 महीने के, 8 महीने के विदेशी मुद्रा भंडार पर सर्वाइव करते हैं। भारत जैसे देश के पास भी 11-12 महीने का ही विदेशी मुद्रा भंडार, जो 5-6 महीने के विदेशी मुद्रा भंडार पर सर्वाइव करते हैं, उन्हें अगर दुनिया की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं हुई तो बहुत सारे छोटे देशों के लिए आने वाले समय में डिफॉल्ट की, विदेशी मुद्रा के संकट की और डिमांड में कमी की समस्या आएगी। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में अब होने वाला ये शुभ कि जब डिमांड को ही श्रिंक किया जाएगा, इंपोर्ट नहीं होगा, तो अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ आई थी, और बांग्लादेश को नया उभरता हुआ एशियन टाइगर कहा गया था। कोविड के दौरान और कोविड से पहले बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर की कहानियां पूरी दुनिया में सुनाई जा रही थी, लेकिन एक ही युद्ध और महामारी और उसके बाद मंदी ने बांग्लादेश को IMF के दरवाजे पर पहुंचा दिया है। बिल्कुल, छोटे देशों के लिए समस्या बड़ी होने वाली है। आज के मनी सेंट्रल में फिलहाल इतना ही, लेकिन सर चलते चलते मकान दुकान के बारे में बताइए, ये शो कैसा है, इसमें क्या खास है? हाँ, आज हमने कहा था जैसे कि आपको बताएंगे अपने एक और शो के बारे में। अब प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़े हुए जो भी आपके दिमाग में सवाल हो सकते हैं, जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं, इसके लिए Money9 के ऐप पर एक्सक्लूसिवली एक शो आता है, उसका नाम है मकान दुकान। मकान और दुकान इसलिए क्योंकि वो आपके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की भी बात करता है और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की भी बात करता है, और ये सामान्य रूप से देखे जाने वाले प्रॉपर्टी शो जैसा नहीं है। यहाँ आपको हम प्रॉपर्टी मार्केट में वो चीज़ें जो आपको बिल्कुल पता नहीं है, आपके आसपास घट रही पर आपको जानकारी नहीं है, आपको अपडेट करने के लिए हम उन खबरों को बताते हैं जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी है। हम आपको वो विजडम देते हैं, वो जानकारी देते हैं जिनके जरिए आप अपने प्रॉपर्टी के फैसले सही ढंग से ले सकें, और हम इसमें कुछ और भी खास करते हैं जो शुभम बताएंगे। बिल्कुल, आमतौर पर आप प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में कैसी खबरें देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं कि डिमांड है, नहीं है, डिमांड कहाँ बढ़ी, नहीं बढ़ी, इन्वेंट्री कितनी है, नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी का ये शो मकान दुकान अपने आप में एक अनोखा शो है, क्योंकि ये आपको ऐसी चीज़ें भी बताता है जो आमतौर पर किसी शो का हिस्सा नहीं होती। मसलन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी हाल में ही जो हमारे मकान दुकान के प्रोड्यूसर हैं पवन पांडे, उन्होंने एक शो बनाया है कि रजिस्ट्री कराने के बाद भी, अगर आपने मकान की रजिस्ट्री करा ली है, उसके बाद भी वो मकान आपका नहीं है,
ये बात आपको पहली दृष्टि में ऐसी लगेगी सुनने में कि यार ये कैसी बात है कि रजिस्ट्री करा ली, अब मकान हमारा क्यों नहीं है। क्योंकि दाखिल खारिज उसके आगे की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, समझते हैं, और जब बाद में कभी ऐसा घटती है कोई घटना, जब दाखिल खारिज की ज़रूरत पड़ती है तो वो उनके पास नहीं होता है। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया दाखिल खारिज का, ऐसे ही तमाम मुद्दे प्रॉपर्टी की बारीकियों से जुड़े, प्रॉपर्टी के बाजार से जुड़े आपके सामने पवन पांडे इसमें तैयार करते हैं। देश के बड़े एक्सपर्ट इसमें आते हैं और वो आपको इन बारीकियों को अच्छे से समझने में, जानने में मदद करते हैं। इन शो को देखते हुए हमने आपको 2-3 शोज़ के बारे में बताया, आने वाले दिनों में हम और शोज़ के बारे में बताएंगे, और हम आपको ये भी बताएंगे अपने मनी सेंट्रल के कार्यक्रम के जरिए कि अगले हफ्ते उस शो में क्या आने वाला है। पहले हम आपको अपनी पूरे शो की यात्रा करा दें, क्योंकि हमारे पास कौन कौन से शो हैं। इन सारे शोज़ में एक्सपर्ट होते हैं जो आपके सवालों के जवाब देने के लिए होते हैं। जब आप मनी9 का ऐप डाउनलोड करें और इन शो को देखें और अपने सवाल हमें ज़रूर भेजें, ताकि हमें समझ सकें कि आपको कौन सी जानकारी की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी खरीदना या प्रॉपर्टी बेचना, इससे पहले इतने सारे पेचोखम होते हैं प्रॉपर्टी की दुनिया में, जिन्हें जानना और समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब समझ है तो सहज है। बिल्कुल। तो अगर आपने अब तक मनी9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो तत्काल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और ये तमाम शोज़ जिनके बारे में हम और अंशुमान जी आपको बता रहे हैं, इनको देखिए, सुनिए, समझिए, गुनिए और फ़ायदा उठाइए। फिलहाल आज के मनी सेंट्रल में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी शाम को 7 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। का तमाम ये संबोधि